Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का मैं मॉडल पेपर स्टार्ट की हूँ। जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी, ठीक है, 6 सेमेस्टर, क्लास कौन सा स्टूडेंट, तो 6 सेमेस्टर, विषय कौन सा है तो होम साइंस। जो बच्चे हमारे बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस पढ़ रहे हैं उनका हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। पेपर कौन सा स्टूडेंट, तो उनका जो है ये सेकेंड पेपर है। पेपर कौन है आप लोगों का, तो सेकेंड पेपर है आप लोगों का। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है 8 मॉडल पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और आज आप लोगों का 9th मॉडल पेपर है। 9th मॉडल पेपर में हमने क्या है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन ले लिए स्टूडेंट, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को टोटल कितना यूनिट पढ़ना है, तो टोटल आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है। तो 8 यूनिट में आप लोगों का 4 जो है यूनिट होता है पार्ट ए से होता है, ठीक है, पार्ट ए से होता है, और 4 यूनिट जो होता है वो आपका क्या है, पार्ट बी से होता है। तो देखिए आज जो है हमने मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन ले लिए, यानी आपके जो है पार्ट ए का भी क्वेश्चन है और पार्ट बी का है। मॉडल पेपर कौन सा है स्टूडेंट, आप लोगों का मॉडल पेपर 9th है ये। इससे पहले अगर आप लोग 8 मॉडल पेपर, यानी जो मॉडल पेपर 1 से लेकर, ठीक है, 8 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 8 तक मॉडल पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपनी जो है 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 8 मॉडल पेपर आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी आप 1 से लेकर 8 मॉडल पेपर जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पेपर का नाम क्या है, तो अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास। ये पेपर कौन सा स्टूडेंट, तो पेपर 2 है। बहुत से बच्चे का जो है कमेंट आ रहा है कि मैम आप जो है मतलब हम लोगों को पेपर फर्स्ट कब देंगी। तो देखिए फर्स्ट पेपर जैसे ही आप लोगों का ये सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो देखिए सेकंड पेपर जो है टारगेट है कि कल जो है आप लोगों का 10वां मॉडल पेपर रहेगा। तो उसमें हम कोशिश है मेरी कि आप लोगों का जो है ये सेकंड पेपर हम कंप्लीट कर दें, और जो कुछ क्वेश्चन अगर एक आध दो रह जाएगा तो उसको हम आप लोगों को 22 मई से पहले आप लोगों को हम यूट्यूब पर इसको दे देंगे। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आप लोग 1 से लेकर 10 मॉडल पेपर जो एकदम अच्छे से कंठस्थ करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी में से आप लोगों के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का मॉडल पेपर आज कौन सा है, तो आप लोगों का मॉडल पेपर यहाँ पे 9 है स्टूडेंट। तो आइए हम स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो पहला क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा के लिए क्षमता निर्माण विषय पर लिखिए। ठीक है, तो महिला शिक्षा के लिए क्षमता निर्माण विषय पे क्या करना है, आप लोगों को लिखना है कि महिलाओं की शिक्षा जो है वो क्यों आवश्यक हुई, क्यों जरूरी है, उनका कैसे आप निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में जो है आप लोगों को लिखना है। तो देखिए महिला का एजुकेशन यानी गर्ल्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक लड़की को पढ़ाया जाता है, एक लड़की को अगर शिक्षित किया जाता है, तो उससे क्या हुआ, उसका पूरा परिवार और कई पीढ़ियां जो हैं पढ़ती हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। समाज में क्या है, महिलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं को अक्सर उनके पदों पर स्वीकार किया जाता है। जब उन्हें इन क्षेत्रों में भाग लेने की आवश्यकता होती है तो उनके पास प्रभावी प्रतिभा और क्षमताएं होनी चाहिए जो उन्हें ऐसा प्रभावी ढंग से करने की अनुमति दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है ये चीज़ें कि अगर कोई भी महिला है, ठीक है, अगर वो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या सांस्कृतिक या धार्मिक में, तभी वो मतलब उस पद पे रहती है जब उसके पास क्या हो, वो क्षमता हो, वो प्रतिभा हो, वो गुण हो, वो क्वालिटी हो। जैसे आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो क्या है, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एजुकेशन है, तभी आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अगर मेरे पास ये डिग्री नहीं रहती, शिक्षा नहीं रहती, तो आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रहती। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हुआ, एक पद का नाम है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने जो है परीक्षाएं पास की हैं, शिक्षा ली है, परीक्षाएं पास की हैं, तभी जाकर उस पद तक मैं पहुंची हूँ। यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अलावा अपनी भागीदारी को प्रभावित करने वाले
चरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। चरों का मतलब क्या हुआ कि विषय, चरों का मतलब क्या हुआ विषय या सब्जेक्ट के बारे में क्या करना चाहिए, महिलाओं को जो है जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अपने कार्यों को करते समय आने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता भी इन तत्वों के ज्ञान से ही संभव होता है। अगर जैसे कोई भी काम अगर कोई महिला करने जाती, महिला या पुरुष करने जा रही है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसके राह में बहुत सारी जो है बाधाएं आ सकती हैं, तो उसको वो कैसे वो दूर कर सके, उस तत्व का भी क्या है उनको पास जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट करें, सॉरी, देखिए आगे क्या है स्टूडेंट, आगे है आपका कि किसी भी देश को, ठीक है, किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब वहाँ पे क्या है, महिलाएं भी शिक्षित होंगी तभी। यह एक तरह से उस दवाई, उसे नहीं होगा यहाँ पर, उस दवाई की भांति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करती है और उसे फिर से सेहतमंद बनाने में भी मदद करती है। ठीक है, महिला का एजुकेशन जो है ऐसी दवाई के भांति है जो क्या करता है, मरीज को ठीक होने में जो है मदद करती है और उसको फिर से क्या है, सेहत अच्छा उसको प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, फिर महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित बनाने में जो है महिला के एजुकेशन यानी गर्ल्स एजुकेशन जो है यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत को क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले क्या था, आज से 50 साल पहले जो है लड़कियों को पढ़ने का या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का आज अभी जैसे हाल ही में एक मूवीज़ रिलीज होने वाली थी ज्योतिका बाई फुल्ले का, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। अगर रिलीज होती है मूवीज़ स्टूडेंट तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उन्होंने जो है महिला एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है त्याग किया। वो घर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को समर्पित किया। उनका ये मूवीज़ आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो महिलाओं का एजुकेशन का इतिहास के बारे में इस मूवीज़ में पूरा डिटेल में जो है समझाया गया है। ठीक है, शिक्षित महिला उसे तरह का यहाँ पर होगा, यहाँ उस होगा। ठीक है, शिक्षित महिला उस तरह का औजार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर अपने हुनर और ज्ञान के सकारात्मक प्रभाव को डालती है। देखिए, ठीक है, शिक्षित महिला क्या होती है, ऐसी औजार है, ऐसी हथियार है जो क्या करती है, जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर क्या करती है, अपने हुनर का जो है मतलब प्रभाव डालती है। जैसे एक शिक्षित महिला है तो वो अपने बच्चे को क्या है, सही और गलत कार्यों के बारे में अंतर बताएगी, सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या, यानी अच्छाई और बुराई से क्या करती है, दूर करती है। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग जो है देश की भावी माताएं हैं और हो सकता है कि इस समय क्या लड़के भी पढ़ रहे हैं, जैसे बब्बू और बबनी दोनों लोग आप लोग पढ़ रहे होंगे होम साइंस क्या है, बहुत से जो है बच्चों को होम साइंस के बारे में सिर्फ इतना पता रहता है कि होम साइंस मतलब कि खाना बनाना, जबकि ऐसा नहीं, खाना बनाने के साथ साथ कई चीज़ों को जो है होम साइंस में सम्मिलित किया गया है। तो जो हमारे प्रिय बबुआ लोग हैं और प्रिय बबनी लोग हैं तो होम साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपने शिक्षा के अधिकार को भी जाने। हाँ, आप शिक्षित रहेंगी तभी क्या है, देश का विकास जो है अच्छे से होगा। आप पढ़िए, अपने लिए मत पढ़िए, ठीक है, आने वाले जनरेशन के लिए आप लोग जो है शिक्षा लीजिए। यही है यहाँ पर जो महिला एजुकेशन का। तो जो एक शिक्षित महिला होती है वो क्या है, अपने बच्चों में सकारात्मक जो है एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा को भरती है, जो कि क्या है, एक अच्छी माता होने का जो है वो भूमिका निभाती है। फिर क्या है, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के पीछे शिक्षित महिला का अमूल्य योगदान होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनपढ़ महिला का जल्द ही विवाह कर दिया जाता है और वे जल्दी ही बच्चों को जन्म दे देती है। शिक्षित महिला ऐसा कदम सोच समझकर उठाती है जिससे होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जिससे, यहाँ स बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका जिससे,
जिससे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो ठीक है, आप लोग जैसे देखते हैं मेरी प्यारी बबुनियाँ लोग जो हैं, बहुत से जो अनपढ़ रह जाती हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं पेरेंट्स लोग, उनका शादी कर देते हैं। तो वो क्या है, वो जल्दी ही माँ बन जाती हैं। जबकि जो अगर वो शिक्षित जो है बबुआ लोग रहेंगे, बबनी लोग रहेंगी, तो उनको क्या है, वो पूरी डिग्री पूरी क्वालिफिकेशन ले लेंगी, तब वो शादी करती हैं। जिससे क्या होता है, वो जानती हैं कि मतलब उनको कब जो है बच्चा पैदा करना है और कैसे उनको पालना पोसना है। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर भी रोकथाम होती है। और जो अनपढ़ बबनी लोग रहती हैं, तो उनको क्या, उनको सिर्फ खाना बनाना है और बच्चों को जन्म देना है, यही 2 काम है। और बच्चे को सही शिक्षा भी वो दे नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं को पुरुषों की तरह शिक्षा संबंधी गतिविधियों में बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या है, उनको मतलब पुरुष के बराबर जो है एजुकेशन देना चाहिए। उन्हें शिक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई से दूर करना क्रूरता के समान है। हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। अगर महिलाएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई तो इसका मतलब कि हमारे देश का विकास भी क्या है, अधूरा है। जो देश को पिछड़ेपन होगा यहाँ पर, ठीक, उत्पन्न पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा। महिलाओं के शिक्षित होने से देश और समाज में विकास भी तेजी से हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कहा क्या कह रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका एजुकेशन जो है अच्छा होना चाहिए, तभी क्या है, तभी देश जो है आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर महिला का एजुकेशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा, हमारा देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मेरी क्या है, मेरी प्यारी बबुनियों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है पढ़ा करो। ठीक है, पढ़ोगे तभी क्या है, देश का विकास हो सकेगा। आप जो है भविष्य की भावी अच्छी माताएं बन सकती हैं। ठीक है, पुरुषों को क्या, पुरुषों को जो है मतलब कल भी जो है मतलब एजुकेशन दिया जाता था, और आज भी जो है लड़कों को पढ़ाने के लिए क्या है, माता पिता कर्ज सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन वहीं पर लड़कियों के एजुकेशन के लिए क्या होता है, उतना जो है नहीं कर पाते। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो क्या है, भेदभाव के कारण जो है लड़कियों को जो है एजुकेशन उतना नहीं देना चाहते जितना कि लड़कों को देना चाहते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए पूरे देश में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। एक शिक्षित महिला ही अपने परिवार का तथा देश का विकास कर सकती है। ठीक है, तो एक शिक्षित महिला क्या है, अपने परिवार और अपने देश का क्या कर सकती है, विकास कर सकती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आगे क्या है। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। महिला और पुरुषों दोनों मिलकर देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो महिला होती है और पुरुष होते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है मतलब आधी जनसंख्या का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान होते हैं। यानी महिला और पुरुष क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू के समान होते हैं। तो इस हिसाब से महिला और पुरुष दोनों देश की विकास में बराबर के हकदार हैं। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि आने वाले वंश की जन्मदाता क्या है, वही है। यानी मेरी प्यारी बबुनियों, आप लोग क्या है, आने वाले वंश की जो है जन्मदाता हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप लोगों की शिक्षा जो है अच्छे स्तर की होनी चाहिए। अच्छे स्तर की कैसे होगी, जब आपके पेरेंट्स पैसा अगर लगा रहे हैं तो आपको भी क्या है, मनों से, दिल से, मन भाव से क्या है, पढ़ना चाहिए। हाँ, तभी क्या है, आप अच्छी जो भविष्य की आने वाली माताएं जो है बन सकती हैं। अब आइए देखिए क्या है कि अगर महिलाएं अच्छी तरह से शिक्षित होंगी तो ही वे भविष्य में जन्म देने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे
पाएंगे और समाज और देश में प्रगति, समाज और देश क्या प्रगति कर पाएगा। तो देखिए, आप लोगों का एजुकेशन अगर अच्छा होगा तभी क्या है, तभी अपने बच्चों को आप लोग जो है एजुकेटेड कर सके। जैसे आप लोग में से बहुत से लड़कियां हो सकता है वो यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन फिर आकर बीए वो कर रही हैं, तो अब सोचेंगी ना कि हम लोग तो जैसे तैसे जो है बीए कर लिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सोचेंगी कि हम अपने बच्चे को क्या है सीबीएसई बोर्ड में शिक्षा दें, अपने बबुआ को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हमारा बबुआ पढ़ लिख कर क्या है जज कलेक्टर बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा, जब पढ़ेगा तभी तो बनेगा, और जब नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से बन पाएगा। तो क्या है, आप लोग जब शिक्षित रहेंगे, जब आप लोग शिक्षित रहेंगे तभी आने वाली जनरेशन को आप पढ़ा पाएंगी, नहीं तो आने वाली जनरेशन को आप नहीं पढ़ा पाएंगी। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक तरह से बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय समाज के सही आर्थिक सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है, ठीक है। भारतीय समाज का अगर हमको विकास करना है तो उसमें क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तर पर क्या है, नारी की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। महिला एवं पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है, इस तरीके से समाज का विकास भी पुरुष और महिला के कंधों पर आश्रित होता है, ठीक है। यानी कहा जाता है कि जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं, साइकिल भी क्या है, अगर अगला पहिया जो है पंचर हो गया तो क्या साइकिल चल पाएगी, नहीं ना, जब तक कि क्या है दोनों पहिए सही सलामत न रहे। तो उसी तरह से अगर समाज और देश का विकास तभी हो सकता है जब क्या है स्त्री और पुरुष दोनों में समानता जो है, शिक्षा का अधिकार उनको दिया जाए। यानी बेटा हो चाहे बिटिया हो, दोनों को क्या करना है, पढ़ाना चाहिए। तो अब आप लोग क्या है, भविष्य की भावी माताएं हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही करेंगी, चाहे आपको बिटिया हो चाहे बेटवा हो, दोनों को क्या करेंगी, आप शिक्षा देंगी, तभी तो अब वो आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। दोनों ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए की शिक्षा दोनों को ही बराबर की शिक्षा का हक मिलना जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की शिक्षा का स्तर गिरा तो समाज की प्रगति होना नामुमकिन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे बबुआ हो चाहे बबुनी हो, दोनों को क्या है बराबर जो है शिक्षा मिलना चाहिए। चाहे दोनों में से किसी का भी अगर शिक्षा का स्तर हम गिराते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं चलो जाने दो, वो लड़का है तो के का करे पढ़ाई, ये लड़की है तो के का करे पढ़ाई, तो लड़की है तो दूसरे के घरे जाए तो के काहे बदे शिक्षा दें। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो शिक्षा का जो स्तर क्या होगा, गिरता जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, लड़का लड़की दोनों को क्या करना चाहिए, जो है बराबर का जो है शिक्षा देना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा जो है भोजपुरी इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग भी उस चीज़ को मतलब समझेंगे कि दोनों को क्या है शिक्षा जो है ज़रूरी हो जाता है। भारत, अगला देखिए आगे क्या है, भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने बच्चों की पहली शिक्षक क्या होती है, माँ ही होती हैं, ठीक है। तो जो है कहा जाता है ना कि प्रथम गुरु कौन है, तो प्रथम गुरु जो होती है उसकी माँ होती है, जो उन्हें जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों से क्या करती, अवगत कराती। अगर नारी शिक्षा को नज़रअंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह खतरे से कम नहीं होगा। एक अनपढ़ महिला में वह काबिलियत नहीं होती जिससे वह अपने परिवार बच्चों का सही ख्याल रख सके। इसी कारण आने वाली पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी। इससे क्या होगी, अगर महिला जो है अशिक्षित है तो वह अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी, न ही परिवार का ख्याल रख पाएगी। तो इससे क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। फिर क्या है, हम महिला साक्षरता के सारे लाभ की गिनती तो नहीं कर सकते, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक शिक्षित महिला अपने परिवार बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकती है, सामाजिक और आर्थिक कार्य करके देश की प्रगति में अपना क्या है योगदान दे सकती है। तो देखिए नारी शिक्षा जो है, नारी शिक्षा के लिए जो है क्षमता का निर्णय जो है क्यों होना चाहिए, तो इसी
इसीलिए होना चाहिए कि जो नारी शिक्षा है, महिला शिक्षा है, वो क्या है, कहीं न कहीं हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट जो है कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता पर टिप्पणी लिखिए। ये जो महिलाएं हैं उनका मतलब निर्णय वो कैसे लेती हैं, उन्हें निर्णय लेने की क्या क्षमता होती है, इसके बारे में जो है हमको क्या करना है, बताना है या डिफाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आप लोगों का इस मॉडल पेपर का जो है दूसरा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा आज का क्लास जो होगा लंबा होगा, 1 घंटे के लगभग ये चला जाएगा आज की क्लास आप लोगों की। तो घबराइएगा मत, आराम से इत्मीनान से आप लोग इसको पढ़िए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं तो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो देखिए महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों के कमतर नहीं है। ठीक है, यानी पुरुषों से क्या है, कमतर यानी कम नहीं है। हालांकि कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने ही अपनी दृढ़ निर्णय क्षमता का परिचय दिया है। महिला निर्णय लेते समय निर्णय लेने की दृष्टिकोण अपनाती है, यानी वो डिसीजन ले रही है तो उसका मतलब वह दृष्टिकोण भी अपनाएगी कि इस निर्णय को लेने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। महिला ऐसे ही निर्णय नहीं लेती, वो आगे पीछे सब कुछ जो है सोच कर वह निर्णय लेती हैं। वह निर्णय की वैधता के बारे में आश्वस्त होती है और कोई भी निर्णय लेने से उसके फ़ायदे और नुकसान का विश्लेषण जरूर करती। देखिए अभी हम आपको बताएं कि महिला जो होती है वो डिसीजन जो लेती है वो मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों को देख कर लेती है। दूसरी ओर पुरुष तेजी से लेकिन कम विश्लेषण वाले फैसले ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर होगा यहाँ पे। आसपास की परिस्थितियों पर उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर वे फैसले लेते हैं। एक अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति वह होता है जो उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण कर सकता है, वह संभावित परिणामों की पहचान कर सकता है और ऐसा विकल्प चुन सकता है जो उसके लक्षण और मूल्य के अनुरूप हो। वे अपने निर्णय की जिम्मेदारियां लेने और अपनी गलतियों से भी क्या करता है, सीखने में सक्षम होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी हम डिसीजन ले वो का हो, वो सही है हो, ऐसा तो है नहीं, है ना। जैसा नहीं, अब ये नहीं ना हम कह सकते कि नहीं नहीं हम जो डिसीजन लेते वो 100% सही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं, और जो भी हम डिसीजन लिए अगर उसमें जो है गलतियां निकलती हैं तो उन गलतियों से भी क्या करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। ठीक है, अगला हमारे आगे क्या है कि महिलाओं की निर्णय क्रिया में समान भागीदारी न केवल सामान्य न्याय या प्रजातंत्र की मांग है, किंतु महिलाओं के हित की दृष्टि से भी यह आवश्यक स्थिति मानी जाती है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना निर्णय क्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं को सम्मिलित नहीं करने से समानता का विकास और शांति के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। देखिए क्या होना चाहिए, सभी डिसीजन में क्या करना चाहिए, महिलाओं को जो है शामिल करना चाहिए। अगर महिलाएं अगर शामिल नहीं होती हैं तो इससे क्या है, इससे जो है देश का विकास जो है वो अप्रभावित होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, महिलाओं ने समुदाय और अनौपचारिक संगठनों के साथ ही पब्लिक ऑफिस में पर्याप्त नेतृत्व को दर्शाया है। आप देखती हैं बहुत सी महिलाएं जो है एनजीओ के साथ जुड़कर बहुत सारा जो है देश के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। यद्यपि समाजीकरण और महिलाओं तथा पुरुषों के ऋणात्मक लीक में बंधे व्यवहार के कारण जिनको दर्शाने में मीडिया का भी योगदान है, राजनीतिक निर्णय क्रियाओं को पुरुष का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। यानी पहले आज भी क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत कल भी पुरुष प्रधान देश था, आज भी पुरुष प्रधान देश है और कल भी क्या होगा, पुरुष प्रधान देश ही रहेगा। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को जो है शिक्षा लेने से, ठीक है, निर्णय लेने से, उनके डिसीजन को जैसे मान्यता न देना, मानना नहीं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, देश को जो है पीछे कर रहा है। इसी प्रकार कला, संस्कृति, खेलकूद, मीडिया, शिक्षा, धर्म और कानून के क्षेत्र में महिलाओं का निर्णय क्रिया की स्थिति कम प्रतिनिधित्व के कारण कई मुख्य स्थानों में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं
रह पाता है। तो देखिए उसका क्या है, मतलब महिलाओं को जो है अगर डिसीजन अगर नहीं लेने दिया जाए, जैसे कोई महिला है, ठीक है, सिलाई बुनाई बुटीक का कार्य बहुत अच्छे से वो सीखी है, अगर उसको मान लीजिए अपने हुनर का प्रदर्शन न करने दिया जाए तो क्या क्या वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है? अगर ये जैसे विडंबना नहीं, हमारे घर की जो महिलाएँ हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ़ घर का काम करती हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर अगर वो जब उनको उनके कला का, उनकी संस्कृति का, ये सब चीज़ में अगर उनको आगे नहीं लाएँगे, तो वो कैसे अपने जो है मतलब हुनर का जो प्रतिनिधित्व कर पाएँगी। तो इससे क्या है, संस्थाएँ भी जो है बहुत प्रभावित होती हैं और महिलाओं का जीवन स्तर भी क्या होता है, निम्न स्तर का होता जाता है। फिर क्या है कि महिलाओं और पुरुषों के मध्य जिम्मेदारियों में समान भागीदारी से न केवल महिलाओं और उसकी पुत्रियों को जीवन की उत्तम गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है, वरन पब्लिक नीतियां, व्यवहारों एवं व्यवसायों के डिजाइन देने के अवसर में भी क्या होती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि महिलाओं और पुरुष की जैसे जिम्मेदारियां जो भी है, तो उनमें क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी वो क्या है, तभी वो सारे अवसरों का जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। फिर क्या है, महिलाओं की निर्णय क्रिया और नेतृत्व में भागीदारी हेतु राज्य कार्य संबंधित और क्षमतापूर्ण तर्क का प्रारंभ इस मान्यता के साथ हुआ कि महिलाओं और पुरुषों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं, रुचियों, प्राथमिकताएं हैं, जो कि उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और स्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी कि निर्णय क्रिया जो लिया जा रहा है उसमें भागीदारी, राज्य संबंधित क्षमता, तो उसमें क्या तर्क यानी चिंतन करके जो है महिलाएं जो है अपनी आवश्यकता, रुचियां, ये सब को देखते हुए क्या करती हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमको उसमें जो है मतलब भाग लेना चाहिए। फिर क्या, महिला की अ, आवश्यकताएं होगा, ठीक है, आवश्यकताएं, रुचियां और चिंताएं केवल इसलिए नहीं होती कि वे स्वयं महिलाएं हैं, वरन उनकी प्राथमिक भूमिकाएं माता के रूप में, पत्नी के रूप में, देखभाल करने के रूप में प्रतिबिंबित होती है। अतः महिलाओं की उन्नति के लिए निर्णय क्रिया और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे महिलाओं को ये समझाया जाता है ना कि तुम क्या हो, तुम माँ हो, ठीक है, माँ हो तो तुम अपने माँ होने का फर्ज निभाओ, पत्नी होने का फर्ज निभाओ, और क्या, परिवार की देख रेख करो। तो उसमें क्या होता है, उनसे क्या होता है, वो जैसे खुलकर वो निर्णय नहीं ले पाती हैं, वो सभी चीज़ों में जो है अपनी आवश्यकता, रुचियाँ, ये सब चीज़ों में क्या होती हैं, वो आगे नहीं आ पाती, वो अपनी पसंद नापसंद को जो है नहीं बता पाती हैं। और राजनीतिक जीवन में भी क्या है, समान रूप से वो भागीदारी लेने के लिए आवश्यक नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं क्या है, ये जो है देश के पिछड़ेपन होने का जो है कारण में अहम भूमिका निभा सकता है। अब आइए देखिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखिए आपके 8वें यूनिट से हमने ये क्वेश्चन लिया है कि उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। देखिए, उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक एवं कार्य पद्धति है। उद्यमशीलता, उद्यम, साहसिकता आदि शब्द उद्यमिता के पर्यायवाची के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी उद्यमिता को हम कितने शब्दों में जानते हैं, तो उद्यमशीलता के नाम से जानते हैं, उद्यम से नाम के जानते हैं, और साहसिकता के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान एवं सैन्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उद्यमिता का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज जो है बिजनेस जो है उद्योग ये सब शुरू है, ये बहुत प्राचीन काल से ही हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता विचार का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता के विचार का प्रयोग होने के कारण उद्यमिता के अर्थ के बारे में विचारक एक मत नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, माने हर जगह जो उद्यमिता का जो है बात किया गया, तो जो है अर्थ जो है मतलब जो विचार आया वो एक मत जैसा नहीं है, उसमें क्या हुआ, अंतर आता गया। देखिए फिर क्या है, इसलिए विलियम बोलाम ने कहा, क्या कहा, उद्यमिता
का अर्थ सैद्धांतिक रूप से भ्रामक रहा है। उन्होंने क्या कहा कि उद्यमिता का जो अर्थ होता है वो क्या है, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल जो है रूप से क्या है, भ्रामक रहा है। अब देखिए परंपरागत अर्थ में क्या उद्यमिता का अर्थ है, तो उसमें क्या बताया कि यहाँ पर उद्यमिता से तात्पर्य व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जोखिम को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो भी बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो भी जोखिम होते हैं, जो भी खतरे होते हैं, जो भी अनिश्चितता होती है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं ना कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो सफल नहीं हो, तो उससे क्या है, उसका जो है सामना करने की योग्यता और प्रवृत्ति जो है किसी भी महिला के अंदर जो है होना चाहिए। ये क्या परंपरागत अर्थ में। आप देखिए सामान्य अर्थ में क्या है, तो सामान्य अर्थ में क्या है, उद्यमिता से तात्पर्य कुछ विशिष्टता प्राप्त जोखिम वहन करने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। उन्होंने जो है सामान्य अर्थ में हम क्या समझे, तो यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ विशिष्टता मतलब क्या हुआ कि कुछ विशेष गुण, हाँ, और जो वहन करने, जो भी हम मतलब शुरू करने वाले हैं उद्यमिता, तो उसमें क्या क्या मतलब अनिश्चितता आ सकती है, उसकी योग्यता और प्रवृत्ति को जो है बताना। ठीक है। फिर क्या आधुनिक युग में इसका क्या मतलब है, तो उद्यमिता से तात्पर्य नए उपक्रम की स्थापना करने, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता, उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता से होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मतलब तीनों अर्थ में जो है उद्यमिता को हम क्या कहते हैं ये देखते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या परिभाषा क्या हो गया कि जे मैकग्वायर के अनुसार, ठीक है, जो जे मैकग्वायर के अनुसार क्या दिया कि अलग अलग समय और समाजों में उद्यमी के कार्यों एवं प्रकारों की भली भांति परिवर्तन होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उद्यमिता का अर्थ भी परिस्थिति के अनुरूप क्या होता है, बदलता रहता है। तो जे मैकग्वायर ने क्या कहा कि अलग अलग समय, यानी एक समय पर नहीं, अलग अलग समय जैसा रहा, जैसा समय रहा, जैसा समाज रहा, उसमें क्या हुआ, जो भी उद्यमी जो कार्य हुए उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आता गया। आज क्या है, आज जो है बिजनेसमैन आप देखते हैं कि वुमेन भी होती हैं और क्या है जेंट्स तो पहले से ही था, तो क्या हुआ, समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ ना, ये चीज़ें है। फिर क्या है, डॉक्टर जे.ई. स्टेपनेक के अनुसार उन्होंने क्या बताया, उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण करने एवं नवाचार करने की इच्छा है। उन्होंने ये बताया कि आप कैसे मतलब जो है कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, आप उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप जो है जोखिम खतरा उठा सकते हैं, आपके अंदर क्या खतरा उठाने की क्षमता है। संगठन अगर बनाते हैं तो संगठन बनाने की जो योग्यता है आपके पास, या जो भी आप उसमें क्या नया करना चाहते हैं, नया करने की जो इच्छा होती है, ये आज के जो है उद्यमिता का अर्थ जो है डॉक्टर जे.ई. स्टेपनेक के अनुसार जो है दिया गया। आप देखिए जोसेफ शुम्पीटर के शब्दों में उन्होंने क्या बताया, उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा क्या होता है, एक नेतृत्व कार्य है। हाँ देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, अब अगला देखिए, अगली परिभाषा में क्या कहा गया है, H.W. जॉनसन के शब्दों में, तो क्या बताया गया यहाँ पे, तो उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। ठीक है, या मतलब यहाँ पे क्या गया है, 3 आधारभूत क्या है, तत्वों का जोड़, यानी पहला अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या हुआ, आपने बताया, हमने सुन लिया, हम जानते हैं कि मेरी बबुनी लोग बहुत तेज हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अन्वेषण को हमने क्या बताया था, शोध बताया था, या खोज कहते हैं, या फिर गवेषण कहते हैं, या फिर अनुसंधान कहते हैं, या फिर रिसर्च कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नव परावर्तन, यानी नया परिवर्तन कैसे ला सकते, और अनुकूलन, अपने अनुकूलन के अनुसार हम कैसे बना सकते हैं। ये क्या है, W.H. जॉनसन के शब्दों के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब आइए देखिए रॉबर्ट लैम्ब के अनुसार क्या कहा गया है। रॉबर्ट लैम्ब ने क्या दिया है परिभाषा, तो उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नव प्रवर्तनों द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये क्या है, ये आपके 4
चारों परिभाषा जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप लोग इसको अच्छे से जो है वीडियो को इस रोक के अपना आराम से इसको लिख कर अभी से रटना जो है आप लोग शुरू कर दीजिए। अब आइए इस सेशन का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अनुसूची क्या है और इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए। अनुसूची क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो देखिए, अनुसूची तथा प्रश्नावली का स्वरूप एक दूसरे से के बहुत समान होता है, ठीक है, तथा इसके निर्माण में भी समान प्रकार की सावधानियां रखना जो है आवश्यक होता है। लेकिन इन दोनों की प्रकृति तथा उपयोग की प्रक्रिया एक दूसरे से अत्यधिक क्या होती है, भिन्न होती है। देखिए, आप लोग को स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो अनुसूची मतलब शेड्यूल और प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनार। तो जो शेड्यूल होता है और क्वेश्चनार होता है तो उसमें बहुत ही बारीकी अंतर होता है। इन बाहर से तो देखने में हमको अंतर नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनका जो है प्रकृति और उपयोग के आधार पर जो है हम अंतर को समझ सकते हैं। तो देखिए, वास्तव में अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता, देखिए यहाँ पर कर्ता ऐसे लिखा है, उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तर का क्या करता, आलेखन करता है। आलेखन करता है का मतलब कि उसको क्या करता है, भरता है। यानी वो प्रश्न जो है सूचना दाता से प्रश्न पूछकर क्या करेगा, उसमें वो खुद ही भरेगा। उसको क्या है, उसको जो है उत्तरदाता के ऊपर वह नहीं छोड़ता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची को उत्तरदाता के पास कभी डाक द्वारा जो है प्रेषित नहीं किया जाता है। प्रेषित नहीं करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो है आपके पास जो है मतलब डाक के द्वारा उसको भेजा नहीं जाएगा, बल्कि यह साक्षात्कार का एक सरल माध्यम होता है। अनुसूची यानी शेड्यूल क्या होता है, एक साक्षात्कार का जो है सरल माध्यम होता है। प्राथमिक सामग्री का संकलन करने के लिए अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली की विशेषताएं, ठीक है, प्रश्नावली की क्या होती है, विशेषताओं का समन्वय होता है। तो इसमें क्या है, अनुसूची जो है एक प्रविधि है। प्रविधि किसका है, प्रविधि यानी मेथड किसका है, तो साक्षात्कार का एक मेथड होता है जिसमें हम क्या है, अवलोकन है, साक्षात्कार और प्रश्नावली की विशेषताओं का क्या है, समन्वय हम पाते हैं। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत अध्ययन करता, देखिए कर्ता जो है ऐसे लिखाएगा, उसको आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रश्नों की निश्चित सूची लेकर उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के रूप में विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करता है तथा स्वयं भी विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करके दिए गए उत्तरों की सत्यता को जांचने के लिए प्रयत्न करता है। इस आधार पर अनेक विद्वान अनुसूची को एक ऐसी प्रविधि के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य साक्षात्कार तथा अवलोकन को व्यवस्थित बनाना होता है। इसी अर्थ में अनुसूची को साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है अध्ययनकर्ता जो होता है वो क्या करता है, पहले से ही निश्चित रूप से जो है प्रश्नों की सूची जो है बनाकर रखा रहता है और सूचना को प्राप्त करने के लिए वह उत्तरदाता के पास जाता है और उसमें खुद ही वो उसको फिलअप करेगा पूछकर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो उत्तरदाता होता है उसका मतलब शिक्षित होना कोई अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं मेरी बबुनी लोग, तो सुनिए ध्यान से कि जब हम प्रश्नावली की बात अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जो उत्तरदाता होते हैं या सूचनादाता होते हैं तो उनका शिक्षित होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। आगे परिभाषा देखिए क्या है, गुडे एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची प्रयोग, ठीक है, यहाँ प्रयोग प्रश्नों के एक, अनुसूची प्रायः होगा, ठीक है, यहाँ प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर प्रायः बना लीजिएगा। अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक ऐसे समूह के लिए उपयोग में लाए जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता, देखिए कर्ता ऐसे दिखाएगा,
ठीक है। कर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे तथा भरे जाते हैं। देखिए हमने अभी बताया आपको कि अनुसूची क्या होता है। अनुसूची जो होता है ऐसा नाम है, ऐसा उपयोग करने वाला नाम है जिसमें क्या है, साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने बैठकर स्थिति में क्या करते हैं, प्रश्न को पूछा जाता है और अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता जो होता है उसको जो है स्वयं ही भरता है। ठीक है। अब आगे देखिए, डॉक्टर गोपाल के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है। अनुसूची एक अर्थ में विभिन्न मदों तथा पक्षों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित एवं श्रेणीबद्ध सूची है जिस पर उत्तरदाताओं की सूचना प्राप्त की जाती है। जो अनुसूची होता है उसमें क्या है, विभिन्न मदों और पक्षों की एक विस्तृत का मतलब क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर, वर्गीकृत और नियोजित और श्रेणीबद्ध सूची होती है। ठीक है। इस पर क्या है, उत्तरदाताओं से क्या है, सूचना प्राप्त करके उसको जो है भरा जाता है। अब देखिए, करलिंगर के अनुसार अनुसूची एक ऐसा अनुसंधान यंत्र होता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा सर्वेक्षण में सूचना संग्रह के लिए किया जाता है। तो करलिंगर ने क्या परिभाषा दिया, करलिंगर ने ये बताया कि अनुसूची जो होता है एक ऐसा अनुसंधान यंत्र है, अनुसंधान का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च यंत्र है, जिसका उपयोग व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सनल जाकर साक्षात्कार द्वारा जो है सर्वेक्षण से सूचना संग्रह के लिए जो है किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके जो है 4 जो है जो अनुसूची से परिभाषा हो गया 3, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो देखिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट जरूर आप लोग किया करिए स्टूडेंट कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। देखिए आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा आप लोगों के लिए क्लास लेकर आती हूँ। तो एक कमेंट और लाइक्स जरूर आप लोग किया करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट मैं रीड करके ही आपके अनुसार देखिए वीडियो जो है आज मैं लाई हूँ। कल आप लोगों का 10वां मॉडल पेपर रहेगा और कोशिश रहेगा कि कल आप लोगों का ये लास्ट है, यानी सेकेंड पेपर का जो है लास्ट क्लास 10वां मॉडल पेपर में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप लोगों को जो है 60 क्वेश्चन का एक मतलब मिक्स मॉडल पेपर हम बनाकर आप लोगों को दे देंगे। तो ये 10 मॉडल आप लोग पढ़ लीजिए, इसी में से ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के आने वाले हैं। इससे बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट। ये जो है आपका मेरा जो है अब दावा है, इससे ज़्यादा बाहर आपके क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे 10 मॉडल पेपर। तो 10 मॉडल पेपर में जो है आप लोगों को क्या है 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 75 में आप लोग जो है 65 नंबर तक आप पा सकते हैं। नहीं 65 तो 60 तो डेफिनेटली आप लोगों का आ जाएगा स्टूडेंट। 80% जो है आप लोग डेफिनेटली आप लोग आ जाएंगे। सिर्फ 10 मॉडल पेपर्स, आप लोगों को कोई सीरीज नहीं खरीदना है। मैं बार बार हर क्लास में यही बात कहती हूँ कि आप लोग को सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगली क्लास, और कल जो है रहेगा इस मॉडल पेपर का आखिरी क्लास रहेगा। ओके, तो देखना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।